तेज रफ्तार से दौड़ती शहर की मेट्रो के अंदर एक आदमी बेहद घबराया हुआ दिखाई देता है। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे कोई लगातार उसका पीछा कर रहा हो। जैसे जैसे स्टेशन नजदीक आता गया, उसकी बेचैनी और बढ़ती चली गई। लेकिन राहत की बात यह थी कि मेट्रो स्टेशन से उसका घर ज्यादा दूर नहीं था। ऊपर से रास्ते में एक पड़ोसी उसे बारिश से बचने के लिए छाता दे देता है, जिससे उसकी घबराहट थोड़ी कम हो जाती है। घर पहुंचते ही दरवाजे पर अपनी बेटी को इंतजार करते देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। पूरे दिन का तनाव जैसे पल भर में गायब हो गया हो। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि थोड़ी दूरी पर किसी के धीमे कदमों की आवाज लगातार उसकी तरफ बढ़ रही थी। आखिर ये आदमी कौन था और क्या सच में कोई उसका पीछा कर रहा था? कहानी आगे बढ़ती है और अगली सुबह हमारे मेन किरदार फैजन की नींद एक फोन कॉल से खुलती है। फोन पर बस इतनी जानकारी दी जाती है कि एक कॉलोनी में रहने वाले 23 साल के मुस्लिम बुजुर्ग का अभी इंतकाल हुआ है। सिर्फ कुछ ही मिनटों बाद फैजन उस घर में मौजूद था। सफेद कुर्ता पायजामा और सिर पर टोपी लगाए हुए वो बड़े आराम से घर वालों के बीच घुल मिल गया। पहले उसने परिवार वालों को गले लगाया, फिर बड़ी बारीकी से पूरे घर का माहौल देखने लगा। कौन कितना दुखी है, कौन रिश्तेदार है, किसकी क्या हैसियत है, वो हर चीज नोटिस कर रहा था। सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही उसने ऐसा माहौल बना दिया जैसे वो मरने वाले का बेहद करीबी दोस्त हो। आंखों में आंसू, चेहरे पर दर्द, एक्टिंग इतनी नेचुरल थी कि किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। फैजान भावुक आवाज में बोला, भाईजान दिल के बहुत बड़े इंसान थे, हर किसी की मदद करते थे, उनके चाहने वाले बहुत हैं, और अगर अखबार में छोटा सा शोक संदेश छप जाए तो दूर दूर के लोग भी आखिरी बार उन्हें श्रद्धांजलि देने आ जाएंगे। उसने तुरंत खर्च का हिसाब भी बता दिया, ज्यादा नहीं लगेगा, करीब 18,000 रुपए, डिस्काउंट भी करवा दूंगा। इतना बोलकर उसने खुद जेब से 500 रुपए निकाल दिए ताकि बाकी लोग भी आसानी से पैसे देने लगें। और बस अगले दिन अखबार में बड़ा सा शोक संदेश छप गया। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि फैजाना आखिर ये सब क्यों कर रहा था? क्या वो सच में इतना नेक इंसान था? असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। दरअसल फैजान एक अखबार कंपनी में काम करता था और उसका काम था लोगों से शोक संदेशों के विज्ञापन जुटाना, और इस काम में उसका कोई मुकाबला नहीं था। ऑफिस में उसके बॉस तक कहते थे कि पिछले कम समय में इतना बिजनेस नहीं कराया, वो किसी कर्मचारी ने इतने कम समय में इतना बिजनेस नहीं करा था। लेकिन खुद फैजान इस काम से खुश नहीं था। उसका सपना था एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बनने का, ऐसा रिपोर्टर जो बड़े बड़े घोटालों और अपराधों का सच दुनिया के सामने लाए। मगर हर बार बॉस उसका सपना ठुकरा देते और इस बार भी वही हुआ। अब मजबूरी में फैजान फिर से कब्रिस्तानों, अस्पतालों और जनाजों के बीच घूमने लगा। लेकिन मानना पड़ेगा, बंदा टैलेंटेड था। उसने सिर्फ खुद ही पैसा नहीं कमाया बल्कि अपने दोस्तों को भी कमाने का मौका दिलाया। उसका एक दोस्त एम्बुलेंस चलाता था, दूसरा मुर्दा घर संभालता था और तीसरा बलूचिस्तान का मालिक था। सीधे शब्दों में कहें तो अगर कोई मरता था तो ये पूरी टीम फुल सर्विस पैकेज लेकर तैयार रहती थी। एक सुबह फैजान सड़क किन नाश्ता कर रहा था कि तभी बॉस का फोन आ गया। नई मौत, नया काम। लेकिन इस बार मामला अलग था। जैसे ही वो मौके पर पहुंचा, उसने देखा कि मरने वाला वही आदमी था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। पड़ोसियों और परिवार वालों से पता चला कि उसका नाम हरीश था। वो बैंक में नौकरी करता था और पैसे बचाने के लिए रोज मेट्रो से सफर करता था। सब लोग हैरान थे कि इतना सीधा साधा इंसान अचानक कैसे मर गया। फैजान भी उस आदमी को नहीं जानता था, लेकिन जब उसने उसकी छोटी बेटी को अकेले रोते देखा तो उसे अपना बचपन याद आ गया। वो पल जब सिर्फ 7 साल की उम्र में उसने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया था। हरीश की पत्नी की मौत भी 5 साल पहले हो चुकी थी। यही उस बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। यही सोचकर फैजान का दिल पिघल गया। उसने बच्ची से झूठ बोला कि वो उसके पिता का पुराना दोस्त है और अब आगे की जिंदगी में वो हमेशा उसके साथ रहेगा। अजीब बात यह थी कि बच्ची को भी फैजान के साथ एक अपनापन महसूस होने लगा। कुछ दिनों बाद एक नई सुबह के साथ कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। एक सुबह एक अधेड़ उम्र का आदमी रोज की तरह मॉर्निंग रन खत्म करने के बाद मंदिर के बाहर पहुंचा। उसने जूते उतारे और भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। लेकिन तभी अचानक ऊपर लगी रंग बिरंगी लाइटें जोर से फट पड़ी। एक टूटी हुई बिजली की तार पीछे भरे पानी में गिर गई और देखते ही देखते आदमी वहीं तड़प तड़प कर मर गया। कुछ देर बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है। केस की जिम्मेदारी थी इंस्पेक्टर अन्नया के पास। युवा, तेज दिमाग और बेहद कॉन्फिडेंट अफसर। शुरुआती जांच के बाद उसका मानना था कि इसे सीधा एक्सीडेंट मानना जल्दबाजी होगी। मर्डर की संभावना अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उधर फैजान हमेशा की तरह सबसे पहले मृतक के घर पहुंच चुका था। रिश्तेदारों और दोस्तों की बातचीत से पता चला कि मरने बैंक में मिड लेवल नाम शेखर था और अच्छी सैलरी होने के बावजूद आज भी रोज मेट्रो से सफर करता था। लेकिन असली झटका तब लगा जब फैजान को पता चला कि उसी सुबह शेखर कोर्ट में गवाही देने वाला था। वो अपनी ही कंपनी के बड़े अधिकारियों के करोड़ों के फ्रॉड का खुलासा करने वाला था और ठीक उससे पहले उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। अब मीडिया भी एक्टिव हो चुका था।
पत्रकार लगातार सवाल पूछ रहे थे, जहां पुलिस कमिश्नर मामले को जल्दी खत्म करना चाहते थे। वहीं अन्नया ने मीडिया के सामने भरोसा दिलाया कि सच जल्द सामने लाया जाएगा। लेकिन इसी बीच फैजान को एक ऐसा सुराग मिला जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसे एहसास हुआ कि शेखर की मौत का तरीका कुछ दिनों पहले मरे हरीश से बेहद मिलता जुलता था। दोनों के चेहरे और गर्दन पर बिजली के झटकों के निशान लगभग एक जैसे थे। इतनी समानता, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक हो सकता था? ये सोचते ही उसने तुरंत मुर्दाघर वाले अपने दोस्त को फोन लगाया और हरीश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में पूछा। जवाब सुनकर उसकी शंका और गहरी हो गई। हरीश की मौत भी बिल्कुल ऐसे ही हुई थी, मॉर्निंग रन के बाद मंदिर के बाहर पूजा करते वक्त टूटी बिजली की तार के संपर्क में आने से। अब फैजान को साफ महसूस होने लगा कि यह महज हादसा नहीं है। अगली सुबह वो सीधे अन्नया के पास पहुंचा, जो उसी केस की जांच में लगी हुई थी। उसने जैसे ही अपनी थ्योरी बतानी शुरू की, तभी इंस्पेक्टर का फोन बज उठा। फोन कमिश्नर का था। साफ आदेश मिला, 1 हफ्ते के अंदर केस बंद होना चाहिए। पहले से दबाव में चल रही अन्नया का मूड और खराब हो गया। उसे लगा फैजान बेकार की कहानियां बना रहा है। उसने बिना कुछ सुने कांस्टेबल्स को इशारा किया और उसे वहां से निकलवा दिया। लेकिन फैजान हार मानने वालों में से नहीं था। उसने ठान लिया कि अब वो ऐसा सबूत ढूंढेगा जिसे देखकर पुलिस भी मजबूर हो जाएगी सच मानने के लिए। अगले ही पल वो अपने दोस्त पप्पू को लेकर इलाके रहने वाले एक बुजुर्ग कबाड़ी के पास पहुंच गया। फैजान का मानना था कि भले ही वहां सीसीटीवी ना हो, लेकिन ये बुजुर्ग रोज उसी इलाके में रहता है। शायद उसने कुछ देखा हो और किस्मत से ऐसा ही हुआ। बुजुर्ग ने बताया कि मंदिर के ऊपर लगे लाइटों को हर 3 दिन में एक छोटा कद वाला बिजली मिस्त्री आकर चेक करता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि हादसे से पहले लगातार 4 दिनों तक वो याद मुँह दिखाई ही नहीं दिया। बुजुर्ग ने आगे बताया कि पिछले 4 दिनों से वहां एक अजीब सा लंबा चौड़ा आदमी दिखाई दे रहा था। वो मंदिर के ऊपर लगी लाइटों को बड़े ध्यान से देखता रहता, कभी खड़ा होकर कुछ नापता, तो कभी हाथों से इशारे करता जैसे किसी चीज की प्लानिंग कर रहा हो। उसकी हरकतें इतनी अजीब थी कि आसपास के लोग भी उसे नोटिस करने लगे थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि जिस सुबह शेखर की मौत हुई, वो आदमी थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर चुपचाप सब कुछ देख रहा था। बुजुर्ग ने उसका हुलिया भी बताया। सिर पर बाल बहुत कम थे, मोटी पावर का चश्मा पहने रहता था और उसकी बाईं टांग में दिक्कत थी, इसलिए चलते वक्त सपोर्ट वाला उपकरण इस्तेमाल करता था। उधर दूसरी तरफ बीबीए बैंक के कुछ बड़े अधिकारी बेहद घबराए हुए थे। उन्होंने एक बिचौलिए को फोन लगाया। दोनों की बातचीत से साफ हो गया कि शेखर की मौत कोई हादसा नहीं थी। कंपनी के लोगों ने ही उसे मरवाया था ताकि कोर्ट में होने वाली गवाही हमेशा के लिए रुक जाए। अब पुलिस जांच शुरू कर चुकी थी, इसलिए बैंक के अधिकारी डरने लगे थे। लेकिन बिचौलिया बिल्कुल शांत था। वो हंसते हुए बोला, इतना डर क्यों रहे हो? तुम जानते भी हो मैंने किसे काम पर लगाया है। उसने नाम लिया राकेश, एक ऐसा प्रोफेशनल किलर जिसका नाम अंडरवर्ल्ड में काफी मशहूर था। उसकी खासियत थी कि वो हर हत्या को हादसा बना देता था। न कोई सबूत, न कोई गवाह, और आज तक कोई भी उसके टारगेट से पाया तो इधर पायान और पप्पू फी भी उसके टारगेट से बच नहीं पाया था। इधर फैजान और पप्पू फिर से हरीश की मौत वाली जगह पर पहुंचे। वहां न कोई सीसीटीवी था और न ही कोई ऐसा कबाड़ी जो कुछ देख पाया हो। लेकिन काफी पूछताछ के बाद उन्हें एक संभावित गवाह मिल गया। पास की सोसाइटी में काम करने वाला एक नाइट शिफ्ट सिक्योरिटी गार्ड। दोनों ने उससे झूठ बोला कि वो इंश्योरेंस कंपनी से आए हैं और पुराने केस की जांच कर रहे हैं। उससे मामला और गंभीर हो गया। उसने भी उसी लंबे आदमी को कई बार वहां घूमते देखा था। वो हादसे से पहले लगभग 1 महीने तक उस इलाके में आता जाता रहा था। अब फैजान को पूरा यकीन हो चुका था कि यह सब पहले से प्लान किया गया था। अगली सुबह वो और पप्पू पुलिस अफसर बनकर हरीश के घर पहुंच गए। घर वालों और दोस्तों से बात करने पर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पिछले 2 हफ्तों में हरीश के साथ ये पहली दुर्घटना नहीं थी। उससे पहले भी 2 बार उसकी जान जाते जाते बची थी। एक बार वो खुले मैनहोल में गिरने वाला था और दूसरी बार मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पर किसी ने उसे जानबूझकर धक्का दे दिया था। अगर आसपास खड़े लोगों ने समय पर पकड़ न लिया होता तो शायद उसी दिन उसकी मौत हो जाती। इतना ही नहीं, उसे लगातार ऐसा महसूस होता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन सबूत न होने की वजह से समझकर नजरअंदाज कर दिया। अब तक की जांच से एक बात लगभग साफ हो चुकी थी, हरीश और शेखर की मौतें हद से नहीं थीं। किसी ने बहुत सोच समझकर उन्हें रास्ते से हटाया था और दोनों हत्याओं के पीछे वही रहस्यमय आदमी था और दोनों हत्याओं के पीछे शायद वही रहस्यमयी आदमी था। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में हरीश के साथ कई अजीब घटनाएं हो चुकी थीं और दूसरी बार मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते वक्त किसी ने उसे जानबूझकर धक्का दे दिया था। अगर आसपास खड़े लोगों ने समय रहते पकड़ न लिया होता तो उसी दिन उसकी जान चली जाती। इसके अलावा उसे लगातार ऐसा महसूस होता रहता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन सबूत न होने की वजह से परिवार वालों ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। अब तक की जांच में एक बात लगभग साफ हो चुकी थी, हरीश और शेखर दोनों की मौतें हाथ से नहीं थीं
और दोनों की मौतें कातिल था। लेकिन एक बात फैजान को लगातार परेशान कर रही थी। शेखर पर नजर सिर्फ 4 दिनों तक रखी गई, जबकि हरीश को पूरे 1 महीने तक ट्रैक किया गया। आखिर ऐसा क्यों? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि शेखर की हत्या की वजह समझ में आती थी। वो करोड़ों के बैंक फ्रॉड केस का अहम गवाह था, लेकिन हरीश एक सीधा साधा बैंक कर्मचारी, उसकी मौत से किसे फायदा हो सकता था? फैजान लगातार सोचता रहा, जोड़ तोड़ करता रहा, और फिर अचानक उसके दिमाग में एक खतरनाक थ्योरी आई। क्या हो अगर हरीश असली टारगेट था ही नहीं? क्या अगर उसे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए चुना गया हो? सोचने पर बात बिल्कुल फिट बैठ रही थी। शेखर के आसपास हमेशा सिविल ड्रेस में पुलिस मौजूद रहती थी, क्योंकि वो हाई प्रोफाइल केस का गवाह था। ऐसे में उसकी हत्या को एक्सीडेंट दिखाने के लिए कातिल को पहले परफेक्ट तैयारी चाहिए थी, और इसी तैयारी के लिए उसने हरीश को चुना। दोनों बैंक में काम करते थे, दोनों का ऑफिस टाइम लगभग एक जैसा था, दोनों रोज मेट्रो से सफर करते थे, और सबसे अहम बात, दोनों मॉर्निंग रन के बाद मंदिर में माथा टेकने जाते थे। मतलब हरीश से बेहतर ट्रायल टारगेट शायद कोई हो ही नहीं सकता था। ये सोचकर फैजान के याद आने लगा जिसने कुछ ही दिनों में के अंदर गुस्सा भर गया। उसे उस छोटी बच्ची का चेहरा याद आने लगा जिसने कुछ ही दिनों में अपने पिता को खो दिया था। भावुक होकर वो एक बार फिर हरीश के घर के बाहर पहुंच गया। वो बस बच्ची को दूर से देखना चाहता था, लेकिन वहीं उसे एक ऐसा सुराग मिला जिसने पूरी जांच की दिशा बदल दी। बच्ची आसमान में चांद की तरफ देख रही थी। उसी दिशा में नजर जाते ही फैजान ने देखा कि सामने एक ऊंची अपार्टमेंट बिल्डिंग सीधे हरीश के घर की तरफ खुलती थी, और तभी उसके दिमाग में बिजली सी कौन थी। अगर कातिल पूरे 1 महीने तक हरीश पर नजर रख रहा था, तो वो सिर्फ मंदिर के आसपास खड़े होकर ऐसा नहीं कर सकता था। सामने वाली बिल्डिंग उसकी परफेक्ट निगरानी पोस्ट हो सकती थी। वहां से हरीश का घर साफ दिखाई देता था, मेट्रो स्टेशन भी और मंदिर भी। मतलब उसकी पूरी दिनचर्या एक ही जगह से ट्रैक की जा सकती थी। बस फिर क्या था? फैजान तुरंत बिल्डिंग में घुस गया और पप्पू के साथ फ्लैट फ्लैकर पूछताछ शुरू कर दी। वो उस लंबे आदमी को ढूंढ रहा था जिसकी बाईं टांग में दिक्कत थी। इसी दौरान एक फ्लैट के अंदर बैठा एक लंबा आदमी बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। वो आराम से पानी पी रहा था, लेकिन जैसे जैसे फैजान कातिल का हुलिया बताता गया, उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। पानी खत्म करने के बाद उसने आदत से मजबूर होकर खाली बोतल मोड़कर अपनी जेब में रख ली। दरवाजा बंद होते ही कमरे का असली नजारा सामने आया। अंदर मेज पर मोटा चश्मा रखा था, और साथ ही कई अलग अलग चेहरों वाले नकली मास्क। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। यही था वो प्रोफेशनल किलर राकेश। उसे एहसास हो चुका था कि उसकी पहचान उजागर होने वाली है। उसने बिना समय गंवाए पिस्तौल निकाली, उस पर साइलेंसर लगाया और लाल कपड़ा लपेटकर नंगे पैर बाहर निकल पड़ा। उसका अगला टारगेट था फैजान, लेकिन फैजान को इस खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो अब भी दूसरी मंजिलों पर जाकर लोगों से पूछताछ कर रहा था। कुछ देर बाद राकेश ने उसे लिफ्ट की तरफ जाते देख लिया। अब नीचे जाकर गोली मारने का मौका निकल चुका था, तो अब इसलिए वो तेजी से सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंच गया। वहां उसने स्नाइपर की तरह पोजीशन, बस इंतजार था कि फैजान बिल्डिंग से बाहर निकले और वो एक ही गोली में उसका खेल खत्म कर दे। लेकिन तभी मौसम ने करवट बदल ली। अचानक काले बादल छा गए और कुछ ही सेकंड में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। नीचे सड़क पर हर तरफ छतरियां ही छतरियां दिखाई देने लगी। अब उस भीड़ में फैजान कहाँ था, यह पहचानना नामुमकिन हो गया। और यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है, क्योंकि कातिल का पहला सीधा हमला, राकेश ने पहला सीधा हमला नाकाम हो चुका था। हत्या की कोशिश नाकाम होने के तुरंत बाद राकेश ने बिना समय गंवाए 2 बड़े कदम उठाए। सबसे पहले उसने सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड को पैसे देकर सीटी फुटेज हासिल कर ली, और फिर नई सिम कार्ड लगाकर बिचौलिए को फोन किया। उसने आदेश दिया कि सुबह 9:27 से 10 चदवी के बीच इलाके में हुई सभी कॉल्स का रिकॉर्ड निकलवाया जाए। इतनी तेजी से काम करते हुए उसने कुछ ही देर में फैजान का मोबाइल नंबर ढूंढ निकाला। फिर नंबर से उसका घर का पता भी मिल गया। कुछ देर निगरानी करने पर उसे एक और अहम बात पता चली। फैजान घर की चाबी हमेशा दरवाजे के ऊपर छुपाकर रखता था। इतना ही नहीं, उसने बिचौलिए से फैजान के फोन की लाइव लोकेशन भी ट्रैक करवानी शुरू कर दी। उधर फैजान अपने दोस्त पप्पू को लेकर अस्पताल के मुर्दा घर वाले दोस्त के पास पहुंचा। उसका मानना था कि इतना चालाक और प्रोफेशनल किलर पहली बार हत्या नहीं कर सकता। जरूर पहले भी कई एक्सीडेंट उसी ने करवाए होंगे, इसलिए वो पिछले 1 साल की मौतों का रिकॉर्ड खंगालना चाहता था। काफी मनाने के बाद आखिरकार मुर्दा घर वाला दोस्त मान गया और उसे रिकॉर्ड रूम में जाने दिया। लेकिन फैजान को अंदाजा भी नहीं था कि उसी वक्त राकेश भी अस्पताल पहुंच चुका है। फोन लोकेशन की मदद से वो सीधे वहां तक आ गया था। पप्पू और मुर्दा घर वाले की बात उसी सुनकर उसे अंदाजा हो गया कि फैजान अस्पताल के किसी सुनकर उसे अंदाजुद है। बस फिर क्या था, वो एक एक कमरा चेक करने लगा। कुछ ही मिनटों में वो रिकॉर्ड रूम तक हो गया। उसने तुरंत हल्की सी आहट सुनती फैजान सतर्क हो गया और खिड़की से बाहर कूद गया। राकेश भी उसके पीछे भाग पड़ा। भागते भागते तभी फैजान के बॉस का फोन आ गया ऑफिस से। फिर किसी मौत की खबर।
आई थी। फैजान ने जल्दी से फोन काटा और अचानक एक वॉशरूम में घुस गया। दूसरी तरफ राकेश चुपचाप सामने बने फोन बूथ में छिप गया। उसने साइलेंसर लगी पिस्तौल सीधे वॉशरूम के दरवाजे पर तान दी। वो इंतजार करता रहा, लेकिन फैजान बाहर ही नहीं निकला। आखिर परेशान होकर जब वो अंदर गया तो वहां कोई नहीं था। वॉशरूम पूरी तरह खाली पड़ा था। कुछ सेकंड तक वो समझ ही नहीं पाया कि आदमी गायब कैसे हो गया। फिर अचानक उसे याद आया, अभी थोड़ी देर पहले एक मुस्लिम आदमी वहां से निकला था। और तभी उसके दिमाग में बिजली सी कौन थी, वो कोई और नहीं फैजान ही था। इस बार पहली बार राकेश के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दी। उसने मन ही मन सोचा, ये आदमी आम इंसान नहीं है, ये भी खिलाड़ी है। इसके बाद कहानी दो अलग दिशाओं में आगे बढ़ती है। एक तरफ फैजान पूरी रात बैठकर मौतों के रिकॉर्ड खंगालता रहा। वो हर उस केस को ढूंढ रहा था जो हादसा लग रहा था, लेकिन असल में हत्या हो सकती थी। और दूसरी तरफ राकेश अपने घर में किसी अजीब तैयारी में लगा हुआ था। उसने ढेर सारे माचिस के सिरों को अलग किया और उनकी तीलियों के टुकड़े कागज पर चिपकाने लगा। उसकी हर हरकत किसी बड़े प्लान की तरफ इशारा कर रही थी। पूरी रात की जांच के बाद आखिरकार फैजान को बड़ा सुराग मिल गया। वो सुबह सुबह फाइलें लेकर सीधे इंस्पेक्टर अन्या से मिलने निकल पड़ा। लेकिन उसे नहीं पता था कि राकेश पहले से ही उसके घर के नीचे उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही फैजान बाहर निकला, राकेश चुपचाप ऊपर पहुंचा, दरवाजे के ऊपर रखी चाबी उठाई और आराम से घर के अंदर घुस गया। कमरे में खीगू की नजर छत पर चिपके दर्जनों मौतों के रिकॉर्ड पर पड़ी। हर तरफ अखबारों की टिंग्स और केस नोट्स लगे हुए थे। इस नोट्स लगे हुए थे। उन्हें देखकर ही पहली बार राकेश सच में चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि फैजान बाकी लोगों जैसा नहीं है। वो उसकी पूरी चाल समझने के बेहद करीब पहुंच जैसा नहीं है। वो उसकी पूरी रेस्टोरेंट में अन्या से मिलने पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि वो किसी लड़के के साथ रिश्ता देखने आई हुई है। और इसी वजह से जब उसने बताया कि हरीश और शेखर की मौतें हत्या थीं, और उसने ऐसे 10 से ज्यादा पुरान की हरीश और केस भी ढूंढ हत्या थी, और उसने ऐसे सिर्फ ज्यादा पुराने एक्सीडेंट केस भी ढूंढ नहीं हुई। उसका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि फैजान जल्द से जल्द वहां से चला जाए। आखिरकार मजबूर होकर उसे वहां से निकलना पड़ा। आखिर में मजबूर होकर फैजान अपनी सारी फाइलें वहीं छोड़कर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जब वो घर पहुंचा तो हमेशा की तरह दरवाजे के ऊपर हाथ बढ़ाकर चाबी उठाने लगा, लेकिन इस बार चाबी अपनी जगह पर नहीं थी। बस इतना महसूस होते ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। चाबी की जगह बदली कैसे? उसे तुरंत शक हो गया कि कोई उसके घर के अंदर जा चुका है और शायद कातिल को उसके बारे में सब पता चल चुका था। लेकिन घबराने के बजाय फैजान ने दिमाग से काम लिया। दूर से निगरानी कर रहा राकेश तुरंत करने लगा। दूर से निगरानी कर रहा राकेश तुरंत सतर्क हो गया। उधर झुकते हुए फैजान ने पहले दरवाजे के लॉक को गौर से देखा, फिर धीरे से खिड़की के शीशे में छोटा सा छेद किया और अगले ही पल अंदर से तेज गैस की बदबू बाहर आने लगी। मतलब साफ था, घर के अंदर गैस छोड़कर सेटअप किया गया थी। वो लाइट ऑन करता, पूरा घर उड़ जाता। फैजान बिना किसी रिएक्शन के चुपचाप नीचे उतर गया। उधर राकेश भी हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सामने वाला इतना सतर्क निकलेगा। पहला प्लान फेल हो चुका था। अब उसने सीधा गोली मारने का फैसला किया, लेकिन किस्मत फिर पलट गई। जैसे ही उसने सिसाना लिया, उसी वक्त फैजान अचानक नीचे झुक गया और गोली जाकर एक पुलिस वाले को लग गई। कुछ ही सेकंड में वहां भीड़ जमा हो गई। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। राकेश दूर खड़ा सब देखते से खुद समझ नहीं आ रहा था कि हर बार आखिरी सेकंड में चीजें कैसे बिगड़ रही हैं। फिर उसने जानबूझकर खुद को थोड़ी देर के लिए सामने आने दिया। फैजान ने साफ देखा, वही लंबा आदमी लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे दूर जाता हुआ। अब शक पूरी तरह यकीन में बदल चुका था, लेकिन गोलीबारी और पुलिस वाले को घायल करने की वजह से मामला उल्टा फैजान पर आ गया। उसे 10 दिन की जेल हो गई। हैरानी की बात यह थी कि वो बिल्कुल शांत था, जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही पुलिस वैन उसे लेकर निकली, उसने तुरंत अपनी नोटबुक निकाली, एक नई तारीख लिखी। कोई अक्टूबर एक्शन डे थी। थानी थोड़ी पुरान को EP3 का होता थी। तुरी कती ती उछने को सीवी को दी काम करने के ती धोती। उसने आगे बताया कि आदतों और उनके काम करने के ते क्लाइंट का फैजान नहीं ले थी। दूसरा नियम भी के उसरे नीम पोदीरे के भी देखे उससे कान ये थी पीती परी बिरी थी अतुरी थी। और किलर को ये भी किलर कभी सीधा रही है कि तुम मौजूद हो। यहाँ तक कि आगे के बड़े कॉन्ट्रैक्ट को लगे किसी बात की निकल ये थी उजागर होता है, लेकिन उनचन फायर रहा तो दोनों को ये रिस्तोलिया होता है। और किलर को दो ये की नतीजे निकलते अगर मिशन सफल रहे कि थान को चीत है जो उसके बारे में। दूसरी तरफ तो उधर बिचौलिए के को भी इस पर दूसरी तरफ कट होती है। तो बिचौलिए के पास एक नया कॉन्ट्रैक्ट आया था जो उसे रैकेश अचाना है, जो उसे रैकेश पहुंचाना। बिचौलिए के पास नया कॉन्ट्रैक्ट पहुंचाने वाला लड़का अभी घर से निकला ही था कि तभी राकेश चांद वहां आ धमका
और फिर हिटी हुआ जिसका अंदाजा भी नयली गैस से भर गया है और बिचौलिया पई थारी है और बिचौलिया वहीं तड़प कर मर गया। उधर जेल में बैठे फैजान ने फोन पर इंस्पेक्टर अन्य को पूरी बात बताई। उसने कहा कि बीबी बैंक अधिकारियों ने ही सुपारी देकर हत्याएं करवाई। दो 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 उनके कान दो 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 अंता दो 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 ए दो 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 दो। तो उस रहस्यमयी बिचौलिए तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। फैजान ने यह भी बताया कि कातिल उसे भी एक्सीडेंट में मारने की कोशिश कर चुका है। अगर भरोसा न हो तो पुलिस उसके घर जाकर खुद देख सकती है। इस बार अन्नया ने उसकी बात को हल्के में नहीं लिया। उसने तुरंत अपनी टीम को फैजान के घर भेजा, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले ने दरवाजा खोला, चौखट में लगी तार घिसी और अचानक आग भड़क उठी। किस्मत अच्छी थी कि घर की गैस पहले ही खत्म हो चुकी थी, वरना पूरा घर धमाके में उड़ जाता। अब जाकर अन्नया को यकीन हुआ कि फैजान सच बोल रहा था। इसी दौरान बीबी बैंक अधिकारियों के कोर्ट रिकॉर्ड्स में एक नाम सामने आया, बलराम। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि वो आदमी अभी अभी रहस्यमयी तरीके से मर चुका था और वही था असली भैंसला किया कि वो फैजान को साथ लेकर सीधे उसके मौत वाले घर जाएगी। अन्नया ने फैसला कि वो फैजान को समय से पहले जेल से रिहा कर दिया गया। मौके पर पहुंचते ही उसकी नज़र कमरे की हर छोटी चीज पर जाने लगी और तभी उसने एक अजीब बात नोटिस की कि टेबल पर रखी नोटबुक में से सिर्फ एक पन्ना गायब था। पास खड़े पुलिस वाले ने बताया कि जब लाश मिली थी तब मरने वाले के हाथ कुर्सी को बहुत जोर से पकड़ रहे थे। ये सुनते ही फैजान तुरंत नीचे झुका और सच में कुर्सी के पीछे चिपका वही फटा हुआ पन्ना मिल गया। उस पर लिखा था मोन मार्केट शाम 6 बजे, मतलब साफ था कातिल का टारगेट शायद शाम 6 बजे मोंडा मार्केट आने वाला था। कुछ ही देर में पूरी टीम मार्केट पहुंच गई। अन्या ने अपने लोगों को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया और खुद सीसीटीवी कंट्रोल रूम में चली गई। दूसरी तरफ फैजान वायरलेस पर कातिल का हुलिया सभी अंडरकवर पुलिस वालों को बताने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब तक जो भी पहचान उसने बनाई थी वो सब नकली थी। असल में राकेश पहले से मार्केट में मौजूद था। वो ना सिर्फ पुलिस को पहचान चुका था बल्कि कई बार फैजान के बेहद करीब से गुजर भी चुका था, लेकिन हर बार नए भेष में। यहां तक कि एक बार दोनों आमने सामने से गुजरे समय धीरे धीरे 6 बजे पार कर चुका था। कंट्रोल रूम में बैठी अन्नया बेचैन हो रही थी और तभी राकेश खुद चलकर फैजान के पीछे आया। उसने एकदम आम आदमी की तरह सलाम किया और बोला, भाई साहब लाइटर मिलेगा। फैजान का ध्यान उस वक्त केस में उलझा हुआ था। उसने बिना शक किए लाइटर पकड़ा दिया, लेकिन जब राकेश ने लाइटर वापस किया तो उस पर एक छोटा सा स्टिकर चिपका हुआ था। उस स्टिकर पर लिखा था 2 अक्टूबर। ये देखते ही फैजान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि कातिल यहीं कहीं मौजूद है और वो जानबूझकर उसके साथ खेल रहा है। उसने फौरन वायरलेस पर अन को अलर्ट किया, लेकिन तक बहुत देर हो चुकी थी। मार्केट के हर कोने की तलाशी ली गई, सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, फिर भी कोई संदिग्ध आदमी नहीं मिला। ऑपरेशन पूरी तरह फेल हो चुका था। फैजान अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा था। उस समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। तभी उसने दोबारा सीसीटीवी फुटेज देखने का फैसला किया। घंटों की रिकॉर्डिंग खंगालने के बाद आखिर उसे एक संदिग्ध आदमी दिखाई दिया। चेहरा साफ नहीं था, सिर्फ पीछे से झलक मिली थी, लेकिन उसी पल फैजान को सबसे बड़ा सच समझ आया। अब तक जिस गंजे लंगड़ाते आदमी को वो असली कातिल समझ रहा था, वो सब सिर्फ भेष था। कातिल हर बार अपना चेहरा, चाल और पहचान बदल रहा था। और तभी उसे एक और अहम बात समझ आई। वीडियो में वो आदमी शाम 5 सदाइव पर मार्केट में दिखाई दिया था। मतलब वो हमला करने नहीं, पहले से जगह की रेकी करने आया था। यानी वो हर एंगल, हर कैमरा और हर रास्ता पहले से स्टडी करता था। यहीं से फैजान के दिमाग में एक खतरनाक लेकिन शानदार आइडिया आया। अगर कातिल हर कैमरे से बच सकता है तो इसका मतलब वो कैमरों की लोकेशन पहले से जानता है। फैजान के दिमाग में अचानक एक अलग ही आइडिया आया। अगर कोई कातिल हर सीसीटीवी कैमरे से बच सकता है तो क्या वो चलते फिरते कैमरे से भी बच पाएगा? उसका इशारा था ट्रैफिक पुलिस की तरफ। मार्केट के बाहर खड़े ट्रैफिक कांस्टेबल जो गलत पार्किंग वाली गाड़ियों की तस्वीरें लेते रहते थे। आखिरी उम्मीद समझकर फैजान ने ट्रैफिक विभाग की वेबसाइट खुलवाई और किस्मत आखिरकार उसके साथ हो गई। कुछ तस्वीरों में एक आदमी बार बार दिखाई दे रहा था। चेहरा पूरा साफ नहीं था, सिर्फ आधा हिस्सा दिख रहा था, लेकिन वही आधा चेहरा काफी था। फैजान ने गौर किया कि इंसान अपनी हाइट और आंखों के और सबसे मुश्किल चीज होती है आदत बदलना। तस्वीरों में वो आदमी पानी पीने के बाद हमेशा बोतल को दबाकर जेब में रख रहा था। यही छोटी सी हरकत फैजान को सीधे उस आदमी तक ले गई जिससे वो पहली बार अपार्टमेंट में मिला था। अब उसे समझ आ चुका था
जब वो घर घर जाकर पूछताछ कर रहा था। उसी वक्त राकेश अपनी जेब में छिपे फोन से उसकी पूरी रिकॉर्डिंग कर रहा था। मतलब शुरू से इस दोनों एक दूसरे को पढ़ने की न थे, लेकिन इसके बाद फैजान ने जो किया वो कोई कोशिश कर रहे थे। उसने तय किया कि अगर कातिल भाई अपनी पहचान छिपाना चाहता है तो वो उसे पूरी दुनिया के सामने ला देगा। अगले ही दिन शहर के लगभग हर अखबार के फ्रंट पेज पर राकेश की तस्वीर छपी हुई थी। फैजान ने अपने अखबार वाले रसूख का पूरा इस्तेमाल कर लिया। इतना ही नहीं, उसने बड़े बड़े पोस्टर और बोर्ड बनवाकर पूरे शहर में लगवा दिए। हर गली, हर सड़क, हर चौराहे पर वही चेहरा दिखाई थी, उसकी गुमनामी, और फैजान ने वही ताकत छीन ली थी। एक दिन एक बुजुर्ग अपने घर के बाहर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। वो मजाक में अपनी पोती से बोले, पहली बार देख रहा हूं कि किसी आदमी की फोटो कई दिनों से लगातार फ्रंट पेज पर छप रही है। लेकिन अगले ही पल उनकी हंसी रुक गई, क्योंकि वही आदमी अचानक उनके घर के सामने से गुजरता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत अखबार में छपे नंबर पर फोन कर दिया। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर अन्या अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गई। इस बार उसने साफ कहा। फिर वो अपने एक साथी के साथ घर की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही दोनों गेट के पास पहुंचे, अचानक बाहर खड़ी बाइक के हाथ में गोली लग गई। अन्या तुरंत उसे कवर देकर पीछे हटाई और वायरलेस पर बैकअप मांगा। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका पुलिस से भर गया। उसने अपनी टीम को अलग अलग दिशाओं से घर घेरने का आदेश दिया। 3 पुलिस वाले वे बाईं तरफ से और एक स्नाइपर मूवमेंट की फायर का आदेश दे दिया। खुद वो स्नाइपर ऊंचाई पर तैनात किया गया। सब कुछ सेठ स्नाइपर ने टारगेट जल्दी हुई जानकारी दी। अन्या ने तुरंत गोली ना की। सेकंड पलों में पूरा घर जलने लगा। आग बुझने के बाद इनास को अंदर टारगी इमेंटी दिमांडी एक तीबर जलने लगा। बुझने के बाद पुलिस को अंदर एक जली हुई लाश मिली थी। हो चुका है, लेकिन फैजान को पर ऐसा लग रहा था कि केस खत्म हो चुका है, और कई लोगों की तस्वीरें भी लगी थी ऊपर से देखना कि इतना चालाक कातिल इतनी आसानी से मर सकता है। अगले कुछ दिनों में पुलिस ने घर से मिले सबूतों के आधार पर बीबे बैंक के कार्यों सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ फैजान चुपचाप कब्रिस्तान में एक बड़ा गड्ढा खोद रहा था। उसने वहां लगे एक स्ट्रीट लाइट के साथ कुचा खई की के साथ भी कुछ छेड़छाड़ की। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी आखिरी जाल की तैयारी कर रहा हो। और फिर देखती देखा दिन अक्टूबर आ गया। फैजान अकेला कब्रिस्तान में पहुंचा। जैसे ही एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। एतरानो एटी दीनी माना अंतरा यारेना बाइनरी स्तामाई हो गए तरंट बंटनी तनो। उसने तुरंत कब्रिस्तान खाली करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पता था आखिरकार आखिरी मुकाबले का वक्त आ चुका है। अब राकेश ने भी भेष बदलना छोड़ दिया। उसने अपने सारे नकली चेहरे हटाए और असली रूप में सामने आ गया। फिर हल्की मुस्कान के साथ उसने पूछा, आखिर तुमने मेरी गलती पकड़ी कैसे? और यहीं से दोनों के बीच आखिरी मानसिक खेल शुरू होता है। अगले कुछ दो में पुलिस ने उस जले हुए घर से मिले सबूतों के आधार पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। इनमें बीबीए बैंक के बड़े अधिकारी भी शामिल थे। उधर फैजान चुपचाप कब्रिस्तान में अपनी तैयारी पूरी कर रहा था। उसने एक गहरा गड्ढा खोदा और वहां लगे स्ट्रीट लाइट के साथ भी कुछ सेटिंग कर दी। फिर देखते ही देखते 2 अक्टूबर आ गया। जैसे ही एक बूढ़ा आदमी कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ, फैजान ने तुरंत कब्रिस्तान खाली करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो समझ चुका था आज आखिरी मुकाबला होने वाला है। इस बार राकेश ने भी कोई भेष नहीं अपनाया। उसने अपना नकली चेहरा हटाया और सीधे सामने आ गया। हल्की मुस्कान के साथ उसने पूछा, आखिर तुमने मेरी चाल पकड़ी कैसे? फैजान शांत आवाज में बोला, 2 वजह थी। पहली, अगर उस दिन तुम सच में घर के अंदर होते तो बाइक के टायर पर गोली नहीं मार पाते। सामने से सिर्फ ऊपर का हिस्सा दिख रहा था। और दूसरी बात, तुम जैसे प्रोफेशनल किलर बेवजह इतनी गोलियां कभी नहीं चलाते। ये सुनकर राकेश हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसे पहली बार कोई बराबरी का इंसान मिला हो। उसने जेब से पानी की बोतल निकाली और पास की कब्र पर रख दी। फिर बोला, सच कहूं, मैंने तुम्हारी वो अखबार वाली चाल पहले दिन ही देख ली थी। उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब मैंने जानबूझकर होने दिया। फिर उसने घड़ी की तरफ देखा और बोला, और आज आखिरकार 2 अक्टूबर आ ही गया। इतना कहते ही उसने तुरंत पिस्तौल निकाल ली, लेकिन उसी पल फैजान ने अपने पैर से कब्रिस्तान का सिंचाई सिस्टम चालू कर दिया। चारों तरफ पानी फैल गया। अचानक आए पानी की वजह से राकेश की पहली गोली निशाने से चूक गई, और जब तक वो दूसरी गोली चलाता, फैजान राकेश जैसे ही आगे बढ़ा, उसका पैर पानी के बेहद करीब पहुंचा। लेकिन अचानक वो रुक गया। उसे कुछ याद आ गया था। हरीश मंदिर, बिजली, पानी, पूरा सीन उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसने तुरंत खुद को पीछे फेंक दिया। इसी दौरान फैजान भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन राकेश ने गोली चलाकर उसकी टांग में मार दी। वो दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। राकेश धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आंखों में सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। वो बोला, मानना पड़ेगा, अगर मैं तुमसे एक कदम आगे ना होता
तो शायद आज मैं हार चुका होता। फिर उसने पानी की बोतल उठाई और कहा, यह खत्म होते ही तुम भी खत्म। लेकिन जमीन पर पड़े फैजौन के चेहरे पर डर नहीं था। वो मुस्कुराया और धीरे से बोला, जानते हो, इंसान की आदतें बदलना सबसे मुश्किल काम होता है। मैं इसी आदत का इंतजार कर रहा था। राकेश थोड़ा चौंका। फैजान आगे बोला, तुम्हें लगता है मैं यहाँ बिजली वाला जाल बिछाकर बैठा था? नहीं, असल खेल कुछ और था। दरअसल जब राकेश उसे ढूंढने में व्यस्त था, उसी दौरान फैजान ने चुपके से उसकी पानी की बोतल बदल दी थी। नई बोतल में जहर मिला हुआ था। अब धीरे धीरे जहर असर दिखाने लगा। राकेश की आंखें धुंधली होने लगीं, कानों से खून निकलने लगा और उसका शरीर लड़खड़ाने लगा। दूसरी तरफ फैजान लगातार उससे बात करता रहा ताकि उसका ध्यान भटका रहे। कुछ ही सेकंड बाद राकेश पूरी तरह संतुलन खो बैठा और सीधे उसी गहरे गड्ढे में गिर पड़ा जो पहले से खोदा गया था। यहीं आकर कहानी खत्म होती है। आखिर में जीत उस इंसान की हुई जिसने बंदूक से नहीं, दिमाग से लड़ाई लड़ी थी।